हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजेड ऑनलाइन क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से एमसीक्यूज़ को सॉल्व किया जाता है, किस तरीके से आप एग्ज़ाम में एलिमिनेट करोगे। अगर आपको बिल्कुल सटीक जवाब नहीं पता है तो एलिमिनेट करके भी आप जवाब को दे सकते हैं। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि एक ही एमसीक्यू में हम 4-5 क्वेश्चन के आंसर को ढूंढने की कोशिश करेंगे। जैसा कि पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हु वॉज द राइटर ऑफ, क्या पूछ रहा है? राइटर पूछ रहा है कौन सी बुक का? हिंद स्वराज। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर भी कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके। उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा ही। तो हु वॉज द राइटर ऑफ बुक हिंद स्वराज, यानी कि क्वेश्चन है कि हिंद स्वराज को किसने लिखा है या हिंद स्वराज का राइटर कौन था। तो फर्स्ट ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर पता नहीं थे या नहीं थे। हमें पता है कि रविंद्रनाथ टैगोर जो है उन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है गीतांजलि, और उसी गीतांजलि के लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है 1916 में, आई थिंक, मेमोरी से बोल रहा हूँ, 1916 में। और फर्स्ट एशियन है रविंद्रनाथ टैगोर जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है। ठीक है। फिर दूसरा दूसरा जो नाम है बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, और इनकी जो एक बुक है वो है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किसकी है? बी आर अम्बेडकर की। महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन कहते हैं। इनको महात्मा की जो टाइटल थी वो रविंद्रनाथ टैगोर ने ही दिया था, और बापू का जो टाइटल था वो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। महात्मा गांधी ने ही ये बुक लिखी है हिंद स्वराज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। जो लास्ट ऑप्शन है यानी कि डी, जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू की जो एक बुक है वो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और ये हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। तो हमने देखा कि एक ही क्वेश्चन में हमने बहुत सारे आंसर्स को जाना। इसी तरीके से मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से क्वेश्चंस को एलिमिनेट करना है। साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि एक क्वेश्चन के बदले में आपको बहुत सारे आंसर भी जानने को मिल जाए। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि, और ये जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ, मेरा जो प्रीवियसली 2 वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब के ऊपर, आप उसको देखें। उसको देखने के बाद इसको सॉल्व करेंगे तो आप डेफिनेटली पूरे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाएंगे। कुछ क्वेश्चंस का मैं जवाब दे दूंगा, बाकी जो क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे दिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म्ड इन 1919। चलिए, ये तो पता चल गया कि खिलाफत कमेटी बनी थी कब? 1919 में। बट पूछ रहा है किस शहर में। तो इसका डायरेक्ट जवाब होगा कि इसका जो शहर है वो है बॉम्बे। तो बॉम्बे में 1919 में खिलाफत कमेटी बनी थी। और फिर उसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है द नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगैन इन। नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट कब शुरू हुआ? तो किस तरीके से हम एलिमिनेट करेंगे? देखिए, हमें पहले पीरियड याद रखना है कि नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत मूवमेंट का पीरियड क्या था। पहले खिलाफत मूवमेंट होता है, उसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होता है। ये पीरियड कब है? 1920 का ज़माना है। तो 1920 जो भी ऑप्शन होगा वो सही होगा, बाकी के ऑप्शन गलत हो जाएंगे। यानी कि 1919 तो पहले ही ख़त्म हो गया। ठीक है। 1919 में क्या हुआ था? रॉलेट एक्ट हुआ था, फिर जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ। दिसंबर 1929 क्या हो गया? ये जो दिसंबर 1929 है, इसमें आपको पता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन होता है वो साल के आखिर में कुछ दिन होता है, यानी कि दिसंबर के महीने में होता था। तो लाहौर के अंदर 1929 में लाहौर के अंदर एक सेशन हुआ जिसके प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू, और जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी, है ना। तो पूर्ण स्वराज का जो कॉन्सेप्ट है, जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस का जो डिमांड है, वो जवाहरलाल नेहरू ने कब रखी थी? 1929 के लाहौर के सेशन में। ठीक है। तो ये भी ऑप्शन में तो नहीं होगा, मतलब ये जवाब नहीं होने वाला है। तो इस तरीके से आप एलिमिनेट कर सकते हो कि 1919 तो होगा नहीं, क्योंकि नॉन कोऑपरेशन का जो खास करके नॉन कोऑपरेशन की जब हम बात करें, खिलाफत मूवमेंट तो कमेटी बन जाती है 1919 में। फिर ये मूवमेंट जो है वो एक्चुअली 1920 में ही शुरू होता है। फिर 1919 का तो यहाँ पे कोई तुक नहीं बनता है। फिर 1929 ऐसे ही आपने एलिमिनेट कर दिया। 1922 हो सकता है ना, बट यहाँ पे क्या दिया हुआ? फेब्रुवरी दिया हुआ है, यानी कि फरवरी 1922 में हम क्या देखते हैं कि गांधी जी ने मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लिया था। तो ये भी ऑप्शन हो गया हमारा गलत। तो एक ही आंसर बचता है, आंसर नंबर ए, यानी कि जनवरी 1920 में नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट शुरू हुआ था।
फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द रीजन फॉर कॉलिंग ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये देखिए, आपको टर्म याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है टर्म। गांधी जी, बाई गांधी जी, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि गांधी जी के द्वारा जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था उसको इनमें से किन वजहों से उसको कॉल ऑफ कर दिया गया, यानी उस आंदोलन को खत्म कर दिया गया, बुला लिया गया, मतलब अब हम आंदोलन कंटिन्यू नहीं रख सकते हैं। तो ये आंदोलन कौन सा है? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में पूछा जा रहा है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कब कॉल ऑफ किया था, किस इंसिडेंट के बाद गांधी जी ने? जो सत्याग्रह आंदोलन है, सत्याग्रह आंदोलन को गांधी जी ने कब किया था? जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बाद। अब नॉन कोऑपरेशन ये पूछ रहा है, और एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी होता है, ठीक है। तो हमें नॉन कोऑपरेशन के बारे में देखना है। तो प्रेशर फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट, बिल्कुल प्रेशर तो था ही, मगर ये जवाब नहीं हो सकता है ना। हर दौर में जो सरकारें होती हैं वो क्या करेंगी? किसी भी आंदोलन को कुचलने की कोशिश करेंगी, तो गवर्नमेंट की तरफ से तो प्रेशर रहेगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से उस वक्त भी था, मगर ये वो सही जवाब नहीं होगा। आपको एमसीक्यूज में ये भी ख्याल रखना होता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपको जो बेस्ट पॉसिबल आंसर है वो ढूंढना होता है। आंसर बिल्कुल रटा हुआ नहीं होता है, क्वेश्चन के डिमांड पे और ऑप्शन से आपको निकालना पड़ता है आंसर। तो जो आपने बिल्कुल रट लिया है कि एकदम यही होगा, तो ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल वही हो जाए। क्वेश्चन का कुछ और डिमांड होगा और ऑप्शन उस हिसाब से दिया रहेगा, तो आपको ऑप्शन के डिमांड पे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का मतलब ही होता है कि बेस्ट ऑप्शन को चूज़ करना है, न कि सिर्फ ऑप्शन को चूज़ करना है। तो आप बेस्ट ऑप्शन को देखिए। तो प्रेशर फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट ये वाला आंसर नहीं होगा। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, अगर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो हमने देखा था 1931 में शायद हुआ था सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो ये तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि नॉन कोऑपरेशन का पीरियड कब है? 1920 से लेकर 1922, तो इन्हीं 2 साल में कुछ हो सकता है, ठीक है। तो बी वाला भी नहीं हुआ। थर्ड क्या है? गांधी जी इज अरेस्ट। हाँ, गांधी जी तो अरेस्ट हुए थे, कई मरतबा गांधी जी को अरेस्ट किया गया, बट गांधी जी के अरेस्ट की वजह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कॉल ऑफ हो जाए, ऐसा नहीं लगता है ना। तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचा? हमारे पास जो ऑप्शन बच रहा है वो डी, चौरी चौरा इंसिडेंट। तो चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद ही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को गांधी जी ने कॉल ऑफ कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है कि बाबा रामचंद्रा अ सन्यासी वॉज द लीडर ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट। कि ये जो 4 मूवमेंट दिया हुआ है, इन मूवमेंट में से किस मूवमेंट के लीडर थे? बाबा रामचंद्रा, ठीक है। तो खिलाफत मूवमेंट नहीं, खिलाफत मूवमेंट के इनका बिल्कुल जिक्र नहीं आता है। मिलिटेंट गुरेला मूवमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश, यहाँ भी नहीं आता है। हाँ, हमने ये देखा था कि पीजेंट्स मूवमेंट ऑफ अवध, इन्होंने बनाया था क्या बनाया था? किसान सभा, है ना, अवध किसान सभा, ऐसे कुछ करके नाम था। तो बाबा रामचंद्रा ने बनाया था, तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा इसका। और प्लांटेशन वर्कर्स मूवमेंट इन असम, ये नहीं होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु सेटअप अवध किसान सभा। अभी मैंने कहा कि बाबा रामचंद्रा ने अवध किसान सभा बनाया था। अवध किसान सभा क्यों बना था? जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा है, इंडियन पीपल्स जो हैं ब्रिटिशर्स का बाइकआउट हर तरीके से कर रहे हैं। बाबा रामचंद्र का ये कहना है कि जो तालुकदार हैं, जो ज़मींदार हैं, उनका भी बाइकआउट होना चाहिए। दैट इज़ वाई कि वो अवध किसान सभा बनाते हैं। अवध किसान सभा किसके साथ मिलके बनाते हैं? तो वो ये जो आंसर है अल्लू सीताराम राजू, ये नहीं होगा। जवाहरलाल नेहरू एंड बाबा रामचंद्रा। मान लीजिए जवाहरलाल नेहरू के बारे में आपने, ये लाल है LAL लाल, मान लीजिए आपने जवाहरलाल नेहरू के बारे में नहीं पढ़ा है इस मूवमेंट से रिलेटेड, तो आपको एक नाम तो याद होना चाहिए, बाबा रामचंद्रा। और बाबा रामचंद्रा के साथ जो होंगे वो ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। जवाहरलाल नेहरू और शौकत अली नहीं थे, महात्मा गांधी नहीं थे इसमें, ठीक है। मूविंग अहेड टू द 7th क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है कि अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू, यानी जवाहरलाल नेहरू जब प्रेसिडेंट थे, कहाँ थे? लाहौर के कांग्रेस सेशन में 1929 में। लीजिए भाई, ये भी क्वेश्चन आ गया, हमने ऊपर ही इसके बारे में डिस्कस किया था। कह रहा है कि फॉर्मलाइज द डिमांड ऑफ, किस चीज़ की डिमांड रखी गई थी? तो एबोलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो सॉल्ट टैक्स का एबोलिशन का डिमांड कब रखा गया? हालांकि इसके लिए तो पूरा मूवमेंट ही चलाया गया। डांडी मार्च 1930 में, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जिसको कहते हैं। फिर पूर्ण स्वराज, हाँ, तो ये पता नहीं आंसर सही है या गलत है, देखते हैं। बाइकआउट ऑफ साइमन कमीशन, साइमन कमीशन का बाइकआउट किया गया। तो साइमन कमीशन नवंबर 1927 में क्रिएट किया जाता है, नवंबर 1928 में इंडिया आता है।
तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे किस चीज़ के बारे में जिक्र किया गया है, 1929 का। तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल हो गया हमारा गलत। और ये क्या है, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित। आपको याद है कि जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, मेरे प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा हुआ है ये, जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रहा था और बात नहीं बनी, गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया, तभी रामसे जो मैकडोनाल्ड है, ब्रिटेन का जो प्राइम मिनिस्टर है, उसने क्या किया, कम्युनल इलेक्टोरेट यानी कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट है वो दे दिया किसको, डिप्रेस्ड क्लास को। डिप्रेस्ड क्लास यानी कि आज के जो दलित यानी शेड्यूल कास्ट हैं उनको दे दिया। तो कब हुआ था ये, 1930 सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद, यानी कि 1932 में, 31 में हुआ था, है ना, 31 या 32 होगा, मेमोरी से बोल रहा हूँ, देख लीजिएगा। तो सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित कब दिया जा रहा है, 1930s में, समझिए। तो ये तो होगा नहीं, 1929 की बात की जा रही है। बचा क्या, पूर्ण स्वराज। तो ये वाला जो हमारा ऑप्शन है, यानी कि आंसर नंबर बी सही हो गया। पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात की गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, कि आने वाले साल यानी कि 1930 में 26 जनवरी 1930 को हम कंप्लीट इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, यानी कि उस दिन हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। और इसी वजह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 जनवरी 1949 में ही बन के तैयार हो जाता है, बट लागू होता कब है, 26 जनवरी 1950 को। क्यों, क्योंकि वो डेट लिया गया था जवाहरलाल नेहरू का जो पूर्ण स्वराज की जिस दिन घोषणा की गई थी उस डेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि साइमन कमीशन वॉज बाइकॉटेड बिकॉज, साइमन कमीशन को बाइकॉट किया गया, क्यों बाइकॉट किया गया। तो फर्स्ट ऑप्शन है देयर वॉज नो ब्रिटिश मेंबर इन द कमीशन, के उस कमीशन में कोई भी ब्रिटिश मेंबर नहीं था। सेकंड है कि इट डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर हिंदू एंड मुस्लिम, के सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड रखी गई थी हिंदू और मुस्लिम के लिए। और नेक्स्ट ऑप्शन है, एक मिनट, जो नेक्स्ट ऑप्शन है देयर वॉज नो इंडियन मेंबर इन द कमीशन, कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था उस कमीशन में। और इट फेवर्ड द मुस्लिम्स ओवर द हिंदूज, यानी कि ये जो कमीशन है मुसलमानों को ज़्यादा तरजीह दिया था हिंदू के बदले में, ठीक है। तो दो ऑप्शन को अगर मान लीजिए आपको नहीं पता है इसके बारे में, दो ऑप्शन को अगर ध्यान से देखें तो आप जवाब दे सकते हो। कभी कभी क्या करना है आपने, कि अगर पूरा नहीं आ रहा है ना, मतलब आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, ऑप्शन को देखिए और कोशिश कीजिए कि जितना हो सके आप एलिमिनेट कर सको। तो अगर ये चीज़ देखें, फर्स्ट जो ऑप्शन है कि देयर वाज नो ब्रिटिश मेंबर इन द कमीशन, ठीक है, यानी कि कोई ब्रिटिश मेंबर नहीं था उस कमीशन में। और दूसरा जो ऑप्शन हम देखने की बात कर रहे हैं वो ये है कि देयर वाज नो इंडियन मेंबर इन द कमीशन, यानी कि कोई इंडियन मेंबर नहीं था। तो अब अगर आप दिमाग लगाओ तो यहाँ तक आप समझ पाओगे कि या तो ये वाला सही होगा या तो वो वाला सही होगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन, ये भी जो ऑप्शन है वो जो वहाँ का बी ऑप्शन है उसके तरह ही है, यानी कि ये क्या था, बी ऑप्शन था कि क्या था, डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट। तो ये तो नहीं था, सेपरेट इलेक्टोरेट यहाँ पे नहीं मांगा गया था, ये नहीं होगा। नो ब्रिटिश मेंबर ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 7 मेंबर थे और सातों के सातों जो थे वो ब्रिटिश मेंबर ही थे, तो ये तो नहीं होगा ऑप्शन। अब दो ऑप्शन जो बचा हमारे पास, दो ऑप्शन, वो कौन कौन से ऑप्शंस बचे हैं हमारे पास, देयर वाज नो इंडियन मेंबर इन द कमीशन, हाँ ये सही है कि वहाँ उस कमीशन में इंडियन मेंबर कोई नहीं था, इसीलिए बाइकआउट हो रहा था। और इट फेवर द मुस्लिम्स ओवर हिंदूज, ये गलत चीज़ है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि हु फॉर्म द स्वराज पार्टी विद इन कांग्रेस, स्वराज पार्टी को किसने बनाया है विद इन कांग्रेस। 1923 में स्वराज पार्टी बनता है, मगर मैं नहीं बताऊंगा कि किसने बनाया है, क्योंकि ऑप्शन में देखते हैं, ढूंढते हैं। तो ऑप्शन क्या है, जवाहरलाल नेहरू एंड मोतीलाल नेहरू, नहीं जवाब पता नहीं, मुझे नहीं पता। अब्दुल गफ्फार खान एंड महात्मा गांधी, ये भी नहीं पता। जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस, ये भी नहीं पता। CR दास एंड मोतीलाल नेहरू, ये भी नहीं पता। तो पता लगाने की कोशिश करते हैं। अगर जवाहरलाल नेहरू एंड मोतीलाल नेहरू की बात करें तो ये नहीं थे, मतलब इनमें से एक नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, मोतीलाल नेहरू थे। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर आपको मोतीलाल नेहरू का नाम याद है कि मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी को बनाने में थे, तो इसका मतलब ये, आप ढूंढिए मोतीलाल नेहरू को, कहाँ कहाँ मोतीलाल नेहरू हैं। यहाँ देखिए अब्दुल गफ्फार खान, महात्मा गांधी नहीं है, तो एक तरह से अभी इसको साइड में रखते हैं। जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस, ये भी साइड में रखते हैं। क्यों, क्योंकि जब यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू थे, इनको आपने गलत कर दिया, तो यहाँ जवाहरलाल नेहरू है, तो यहाँ पे क्यों सही करेंगे, यानी कि ये भी एलिमिनेट हो गया। यानी कि आपने दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। अब आपके पास 50-50 चांस है
कि आप रिस्क ले सकते हैं, या फिर स्ट्राइक कर जाए माइंड में कि नहीं ये वाला आंसर सही है, तो बिल्कुल आप उसके साथ तो जा ही सकते हो। तो अब क्या बचा, सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू। तो सी आर दास जो थे प्रेसिडेंट थे इस स्वराज पार्टी के, यानी कि हमारा आंसर मिल गया। सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी को बनाया था। अब्दुल गफ्फार खान एंड महात्मा गांधी वहां पे नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, फ्रॉम वेयर डिड महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज फेमस सॉल्ट मार्च ऑन 12th मार्च 1930। ये वाला जो मार्च है, मार्च मतलब वो यात्रा है, और ये वाला जो मार्च है वो मार्च है मंथ, मार्च का जो महीना होता है। तो 1930 में गांधी जी ने सॉल्ट मार्च, जिसको क्या कहते हैं, नमक मार्च, पता नहीं हिंदी में क्या कहते हैं, जो भी हो, सॉल्ट जो मार्च है वो गांधी जी ने कहाँ से शुरू किया था। आपको बहुत ही ध्यान से देखना है क्वेश्चंस को। बच्चे कहाँ गलत करते हैं, क्वेश्चंस को सही से नहीं पढ़ते हैं। आपको क्वेश्चंस को ही सही से पढ़ना है और ऑप्शंस को देखना है। सवाल ये है कि कहाँ से शुरू किया गया था, ये नहीं पूछ रहा है कि सॉल्ट मार्च को क्या कहते हैं। सॉल्ट मार्च को क्या कहते हैं तो आप डांडी लगा कर आ जाओगे और बिल्कुल खुश हो जाओगे कि मेरा तो ये 100% सही है, बाद में आके मिलाओगे आंसर तो वो गलत हो जाएगा, है ना। तो डांडी नहीं होगा। कहाँ से शुरू हुआ था, चौरी चौरा। चौरी चौरा का इंसिडेंट ही नहीं है ये, 1930 में चौरी चौरा का कोई काम नहीं है, 1922 तक ही था, है ना। साबरमती, तो साबरमती ये वाला आंसर सही है। साबरमती जो आश्रम है वहां से गांधी जी ने सॉल्ट मार्च की शुरुआत की थी। ठीक है, अब उसके बाद 11, 12, 13, 14, 15 जितना भी क्वेश्चन है मैं उसका जवाब नहीं दूंगा, मैं बस समझा दे रहा हूं और आपको कमेंट में उसका जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज महात्मा गांधी नोवेल मेथड ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश। महात्मा गांधी का नोबेल मेथड क्या था, यानी कि महात्मा गांधी किस सिद्धांत पे चलते थे। ब्रिटिशर से लड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा अप्रोच अपनाया था, कि ही यूज्ड वायलेंट मेथड ऑफ स्टोन पेल्डिंग, कि वो जो ब्रिटिशर्स हैं उनके ऊपर पत्थर फेंकते थे, यानी कि ये कहते थे कि ब्रिटिशर्स को भगाना है तो पत्थर से मारो, वायलेंट मेथड को अपनाया। सेकेंड ऑप्शन है ही यूज्ड आर्सन टू बम डाउन गवर्नमेंट ऑफिसेज, कि गवर्नमेंट ऑफिसेज को बम से उड़ाने का काम किया। थर्ड है कि ही फॉट विद द प्रिंसिपल ऑफ एन आई फॉर एन आई, के आंख के बदले आंख के जो कॉन्सेप्ट होता है कि खून का बदला खून, इस तरीके का कॉन्सेप्ट पे गांधी जी चलते थे। या फिर ही प्रैक्टिस्ड ओपन डिफाइंस ऑफ लॉ, पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन, सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस। या फिर किस तरीके का लड़ाई लड़ रहे थे कि पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन हो, यानी शांति से, और सत्याग्रह के रास्ते पे नॉन वायलेंट होकर हमें लड़ाई लड़ना है ब्रिटिशर के खिलाफ। तो इसका जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 15 सबका जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, कमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि व्हाट डज सत्याग्रह मीन। सत्याग्रह का मतलब क्या होता है, जो गांधी का जो सत्याग्रह है उसका मतलब क्या होता है। सत्याग्रह मीन्स यूज ऑफ फिजिकल फोर्स टू इन्फ्लिक्ट पेन वाइल फाइटिंग, ये होगा। यानी कि सत्याग्रह का मतलब ये है कि जब आप लड़ाई कर रहे हो तो फिजिकल फोर्स का इस्तेमाल करो, मारो पीटो, ये होता है सत्याग्रह। या सत्याग्रह डज नॉट इन्फ्लिक्ट पेन, इट इज़ नॉन वायलेंट मेथड ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट ऑपरेशन, यानी कि जो ऑपरेशर है, जो वीकेड पर्सन है, या फिर जो आपके खिलाफ फोर्स इस्तेमाल कर रहा है, उसको पेन दीजिए आप, उसके मतलब पेन नहीं दीजिए, है ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, सत्याग्रह डज नॉट इन्फ्लिक्ट पेन, यानी सत्याग्रह का मतलब ये है कि आपको दर्द नहीं देना है सामने वाले को, जो भी आपको ऑपरेस कर रहा है उसके खिलाफ नॉन वायलेंट नहीं होना है, ये वाला ऑप्शन सही है। या सत्याग्रह मीन्स पैसिव रेजिस्टेंस एंड इज अ वीपन ऑफ वीक, या फिर सत्याग्रह का मतलब ये होता है कि ये कमज़ोरों की लड़ाई है, पैसिव रेजिस्टेंस है। या फिर सत्याग्रह वॉज अ रेसिस्ट मेथड ऑफ मास एजिटेशन, या फिर सत्याग्रह एक मास एजिटेशन था। रेसिस्ट मेथड, रेसिस्ट मेथड क्या होता है, मतलब किसी खास पर्टिकुलर रेस को लेकर, पर्टिकुलर आई मीन मतलब कलर, क्रीड, इन सब के बेस पे ये लड़ाई लड़ी जा रही थी। तो सत्याग्रह का मतलब क्या है, इसका कमेंट बॉक्स में आप जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि व्हाट वाज द पर्पस ऑफ इम्पोजिंग द रॉलेट एक्ट, कि रॉलेट एक्ट जो था उसको क्यों इम्प्लीमेंट किया गया, क्या पर्पस था कि रॉलेट एक्ट को लाया गया। ठीक है, और रॉलेट एक्ट कब आया भाई, 1919 में। ठीक है, रॉलेट एक्ट फॉरबेड द इंडियंस टू क्वालिफाई फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज,
रॉलेट एक्ट के आ जाने के बाद, यानी आ जाने से जो इंडियंस थे उनको एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जगह नहीं दी जाएगी, इसलिए रॉलेट एक्ट को लाया गया। या रॉलेट एक्ट, सेकंड ऑप्शन है, रॉलेट एक्ट हैड डिनाइड इंडियंस द राइट टू पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, या रॉलेट एक्ट के आ जाने के बाद जो हिंदुस्तानी लोग थे उनको पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का राइट छीन लिया गया। या ऑप्शन सी है, रॉलेट एक्ट इम्पोज्ड एडिशनल टैक्सेस ऑन इंडियंस हु वर ऑलरेडी ग्रोनिंग अंडर द बर्डन ऑफ टैक्सेस, या रॉलेट एक्ट के आ जाने के बाद जो इंडियंस थे उनके ऊपर टैक्स और ज़्यादा बढ़ा दिया गया, जो पहले ही टैक्स के नीचे दबे हुए थे, मतलब बहुत ज़्यादा टैक्स हो गया था और उनके ऊपर और ज़्यादा टैक्स ला दिया गया है ना, इंक्रीज़ कर दिया गया, टैक्स देने के लिए मजबूर कर दिया गया। क्या ये रॉलेट एक्ट था? या रॉलेट एक्ट ऑथराइज द गवर्नमेंट टू इम्प्रिजन एनी पर्सन विदाउट ट्रायल एंड कन्विक्शन इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, या फिर रॉलेट एक्ट का मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रॉलेट एक्ट पास किया था, इसका मतलब ये है कि किसी भी इंसान को बिना ट्रायल के 2 साल के लिए जेल में बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो भी होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि अरेंज दीज इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये जो इवेंट है इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, बस आपको ईयर लिख देना है। ठीक है, तो अपने आप ही वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हो जाएगा। रॉलेट एक्ट कब पास हुआ? ठीक है, पूना पैक्ट कब हुआ? पूना पैक्ट गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। जब रामसे मैकडोनल्ड ने कम्युनल अवार्ड दे दिया तो उसके लिए, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए, क्योंकि गांधी जी येरवाड़ा जेल में थे पुणे के अंदर, और बी आर अम्बेडकर से बात करते हैं कि भाई ये जो आपको डिप्रेस्ड क्लास के लिए जो आपने ये रिप्रेजेंटेशन लिया है ना, तो उसको वापस कर दीजिए। ठीक है, तो ये बात हुई पूना पैक्ट में। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब हुआ? गांधी जी ने जो मूवमेंट किया था, साइमन कमीशन। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कौन पहले हुआ रखना है। 15th क्वेश्चन है, द फर्स्ट सत्याग्रह ऑफ महात्मा गांधी वॉज इन। यहाँ भी ध्यान से आप समझिए कि फर्स्ट सत्याग्रह महात्मा गांधी का कहाँ शुरू हुआ था, मतलब फर्स्ट सत्याग्रह महात्मा गांधी का कहाँ हुआ था? चंपारण में, साउथ अफ्रीका के अंदर, डांडी था, या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था? तो ये क्वेश्चन 15 क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन तक मैंने सॉल्व किया है, बाकी 11, 12, 13, 14, 15 का आप जवाब जो होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। बाकी जो पिछला जो मेरा वीडियो है उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और भी बाकी जो लिंक है ग्रुप से ऐड होने का, चाहे वो टेलीग्राम का हो या फिर कहीं का, वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ढूंढ लीजिए, मैंने पिन कर दिया है नीचे। ओके, थैंक यू।